दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने कल जो फैसले लिए थे, आज उन पर काम होता हुआ नजर आया। दिल्ली की कई सड़कों की सफाई हुई और उन पर पानी का छिड़काव भी किया गया। कल यानी रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में प्रदूषण कम करने को लेकर एक कैबिनेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें से एक फैसला दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव करना भी था, जिसकी मदद से हवा में उड़ रहे धूल के कणों को कम किया जा सके। इसी फैसले के चलते आज दिल्ली की कई सड़कों पर पहले तो सफाई हुई, उसके बाद पानी का छिड़काव भी किया गया। सरकार आज युद्ध स्तर पर काम करती हुई नजर आई। इसके साथ साथ दिल्ली के सभी स्कूल आज बंद रहे और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी आज काम बंद रहा, जो अगले 3-4 दिनों तक बंद ही रहेंगे। प्रदूषण कम करने को लेकर भले ही दिल्ली सरकार अब कई उपायों पर काम कर रही है, लेकिन सरकार से सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि इन उपायों पर तब काम किया जा रहा है जब स्थिति बदतर हो चली है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए आज दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदूषण को कम करने के लिए बड़े और कड़े फैसले लिए गए। दिल्ली प्रदूषण का दंश झेल रही है, तो अब जाकर केंद्र और राज्य सरकारों की नींद टूटी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली के साथ पड़ोसी राज्यों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की आपात बैठक बुलाई, ताकि दिल्ली में प्रदूषण के लेवल को कम किया जा सके। परिस्थितियां ठीक होने की और बढ़े, इसके लिए जो जो आवश्यकता है, जो जो एडवाइजरीज हैं, जो सारी चीजें हैं वो कही जा चुकी हैं, वो कर रहे हैं उस दिशा में काम, और मुझे लगता है कि जल्दी इसके अच्छे परिणाम आएंगे। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की रिपोर्ट की माने तो दिल्ली में प्रदूषण ने पिछले 17 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब जरूरत है सभी नेताओं को एक साथ एक मंच पर आने की, ताकि इस प्रदूषण को दूर किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर लचर रवैया अपनाने के चलते एनजीटी ने केंद्र सरकार के अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकार को जमकर फटकार लगाई है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि आखिर धूल से बचने के लिए दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने के लिए नहीं किया जा सकता? क्या ये सिर्फ अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बने हैं? एनजीटी ने पूछा कि पंजाब में 70% जमीन का इस्तेमाल फसलों को जलाने के लिए हो रहा है, उससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल इस मसले को लेकर अहम सुनवाई होनी है। अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार के वकील को कल होने वाली सुनवाई के दौरान मौजूद रहने के लिए कहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शान पटनायक के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोदी सरकार और बीजेपी के बड़े नेताओं पर तीखा हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि बीएसपी के शासनकाल पर उंगली उठाने वाली बीजेपी के राज में सिर्फ पूंजीपतियों और धन्ना सेठों का विकास हुआ है। यदि भाजपा की केंद्र में बनी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने लगभग 2.5 वर्षों के शासनकाल में यहाँ अपने लोकसभा चुनावी वायदों का 1/3 कार्य भी पूरा किया होता, तो फिर इनको अपनी परिवर्तन यात्रा आदि निकालने का ये सब ड्रामा आदि नहीं करना पड़ता। बीजेपी नेताओं के बयानों का जवाब देते हुए मायावती ने साफ कहा कि सिर्फ बीएसपी के राज में ही जनता का विकास हुआ। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि उनके राज में गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का पूरी तरह विकास हुआ और नोएडा मेट्रो और आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे बना। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो दल गठबंधन की बात कर रहे हैं, उन्हें अपनी हार साफ नजर आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि उन्हें अपनी पार्टी की ताकत पर पूरा भरोसा है और इसीलिए बीएसपी अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ उन्मुक्त मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे की मुलाकात में आतंकवाद का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। दोनों ही देशों ने इशारों में पाकिस्तान के ऊपर निशाना साधा। साथ ही इस बात का समर्थन किया कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन भारत को प्रमुख व्यापारिक साझेदार के रूप में देख रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे की मुलाकात में
साइबर सिक्योरिटी, आतंकवाद, वाणिज्य और व्यापार जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों ही नेता इस बात पर राजी दिखे कि व्यापार को लेकर जो भी समस्याएं उद्यमियों की हैं, उनको जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन की निगाहें भारत पर हैं। वो भारत के साथ अपने व्यापारिक समझौते को मजबूती देना चाहता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। अपने काम और बातों में तेजी के लिए जाने जाने वाले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज मुंबई एक भाषण के दरमियान गड़बड़ा गए। लोकतंत्र के 4 स्तंभों के बारे में नितिन गडकरी बात कर रहे थे। उन्हें कार्यपालिका, मीडिया और न्यायपालिका तो याद आई, लेकिन वो जिस क्षेत्र से आते हैं वो विधायिका उन्हें याद नहीं आई। मौका था मुंबई बंदरगाह में नए पैसेंजर टर्मिनल के भूमि पूजन का। समारोह में नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। शिपिंग मंत्रालय के कुछ प्रोजेक्ट कोर्ट में अटके हुए हैं, उस बारे में नितिन गडकरी बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि लोकतंत्र के सारे स्तंभ महत्वपूर्ण है, पर 4 स्तंभों का वर्णन करते समय नितिन गडकरी गड़बड़ा गए। लोकतंत्र जो है वो 4 पहलुओं पर था, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, मीडिया और उसके साथ साथ हमारे जुडिशरी, मीडिया, एग्जीक्यूटिव और हमारी चौथी कौन सी है, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव। मोदी सरकार के सबसे कार्यक्षम मंत्रियों में नितिन गडकरी को गिना जाता है। कठिन से कठिन काम सरल करना नितिन गडकरी की खासियत है। शायद यही कारण है कि तेजी से जा रहे नितिन गडकरी कभी कभार छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवत के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, मुंबई। जेएनयू कैंपस में बैग से हथियार मिलने के बाद मचा हड़कंप। बीती रात करीब 2 बजे जेएनयू कैंपस के नॉर्थ गेट से करीब 50 मीटर अंदर ब्लैक कलर का एक लावारिस बैग पड़ा था। जेएनयू के सिक्योरिटी गार्ड ने इस बैग को चेक किया, तब इसके अंदर से 7.65 बोर की एक कंट्री मेड पिस्टल और 7 जिंदा कारतूसों के साथ एक स्क्रू ड्राइवर भी था। सिक्योरिटी गार्ड ने इसकी जानकारी जेएनयू कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद जेएनयू प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने हथियार और बैग को जब्त कर लिया और अज्ञात लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि जेएनयू कैंपस में बैग में मिले हथियार किसके थे और कैंपस तक कैसे पहुंचे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। 4 दिन पहले एसपी हरदोई राजू मल्होत्रा की चोरी हुई सरकारी गाड़ी की तलाश में जुटी यूपी पुलिस। गाड़ी की तलाश में एटीएस को भी लगाया गया। हरदोई के एसपी राजीव मल्होत्रा की चोरी हुई सरकारी गाड़ी को लेकर पूरे सूबे में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एटीएस के साथ ही यूपी पुलिस की 3 टीमें चोरी हुई गाड़ी की तलाश कर रही हैं। डीजीपी जावेद अहमद ने गाड़ी की तलाश को लेकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। डीजीपी ने पूरे मामले की जांच का जिम्मा आईजी लखनऊ को सौंपा है। इसके साथ ही हरदोई के एसपी राजीव मल्होत्रा को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा जब तक कि जांच रिपोर्ट स्पष्ट रूप से सामने ना आ जाए। इसमें हम निश्चित रूप से ड्राइवर, गनर और एसपी के इसे स्टेटमेंट लेंगे और सभी हालातों को देखते हुए इसमें निर्णय लिया जाएगा। एसपी हरदोई की सरकारी गाड़ी 3 नवंबर को लखनऊ से चोरी हुई थी और 3 दिन तक मामला दबाए रखने के बाद एसपी हरदोई ने थाने में चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी। लखनऊ से चोरी हुई सरकारी गाड़ी की सूचना एसपी हरदोई ने अपने आला अधिकारियों से 3 दिन तक छिपाए रखी। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि यूपी पुलिस के आला अधिकारी एसपी हरदोई के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। साउथ कश्मीर के शोपियान इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच इनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेज को कल शाम शोपियान इलाके में मिलिटेंट्स के होने की खबर मिली, जिसके बाद उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया और कांटेक्ट में आते ही इनकाउंटर शुरू हुआ। इस इनकाउंटर में एक लोकल मिलिटेंट मारा गया, वहीं आर्मी के 2 जवान जख्मी हुए, जिनकी हालत स्टेबल है। वहीं इस मिलिटेंट के पास से एक AK-47 राइफल और काफ़ी असला बरामद किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि कश्मीर में 300 मिलिटेंट्स अभी भी एक्टिव हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। जम्मू सचिवालय खुलने के पहले दिन आज विपक्षी दलों ने सरकार की नाकामी के खिलाफ प्रदर्शन किया। पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सचिवालय की तरफ कूच करने निकले, लेकिन सचिवालय के काफ़ी पीछे ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान उनकी पुलिस से धक्का मुक्की हुई और पुलिस ने कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया।
वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस से कार्यकर्ताओं का हजूम लेकर सचिवालय की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी आगे नहीं बढ़ने दिया। वहीं सचिवालय खुलने के साथ ही महबूबा ने साफ कर दिया कि उनकी प्राथमिकता घाटी में बिगड़े हालातों के बाद एक बार फिर घाटी को ट्रैक पर लाने की है। कश्मीर में 300 आतंकियों की मौजूदगी पर महबूबा ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। हमारी पहली कोशिश तो ये है कि जो इसमें लड़के चले गए हैं, जिनके खिलाफ कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं की है, कोशिश करेंगे उनको डीमोटिवेट करके अपने घरों में वापस लाने की। बाकी जो चलता है पिछले 25 साल से मिलिटेंसी को डील किया हमारे फोर्सेस ने, हमारी पुलिस ने। कश्मीर में पिछले 4 महीने से बिगड़े हालातों के चलते पहले ही सरकार विपक्ष के निशाने में है। ऐसे में विपक्ष प्रदर्शनों के जरिए सरकार पर और भी ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। तेलंगाना के एक परिवार ने गीता को अपनी बेटी होने का दावा किया। सरकार ने परिवार को डीएनए टेस्ट के लिए दिल्ली बुलाया, क्योंकि बिहार समेत 3 और प्रदेशों के परिवारों ने पाकिस्तान में मिली गीता पर दावेदारी पेश की थी। पिछले साल अक्टूबर के महीने में गीता को पाकिस्तान से भारत लाया गया था। गीता ना बोल सकती हैं, ना ही सुन सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बीश के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया गांधी के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पहली बार राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात पर सहमति बनी है। AK एंटोनी ने कहा है कि वक्त आ गया है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बना दिया जाए। सोनिया गांधी ही पार्टी अध्यक्ष बनी रहेंगी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पार्टी के आंतरिक चुनाव के लिए 1 साल का वक्त मांगा है। हालांकि बैठक के बाद AK एंटोनी ने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष का पद संभालने के लिए राहुल गांधी के लिए सबसे उपयुक्त समय है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता राहुल गांधी ने किया। इससे साफ संदेश है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी ही पार्टी का चेहरा होंगे और बड़े फैसले भी लेते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सरहद पर भले ही तनाव मौजूद हो, लेकिन सरहद पार से हुए 2 दिलों के मिलन को ये तनाव रोक न पाया और पाकिस्तान की बेटी अब भारत की बहू बनकर आई है। कहते हैं 2 दिलों के मिलन पर किसी का जोर नहीं चलता, और ऐसे में जब भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में भारी तनाव है, तब पाकिस्तान की प्रिया अपने प्रियतम नरेश से विवाह बंधन में बंधने जोधपुर पहुंच गई है। कल रात उनकी अंगूठी पहनाने की रस्म अदा की गई। कुछ दिन पहले प्रिया और उसके परिजनों को शादी के लिए भारत आने का वीज़ा नहीं मिल रहा था, लेकिन जब ये मामला चर्चा में आया तब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की दखल से उनको वीज़ा मिला और आखिरकार अब पाकिस्तान की बेटी भारत की बहू बन गई है। पाकिस्तान की प्रिया और नरेश की शादी में पहले तो वीज़ा की अड़चन आई, आखिरकार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के दखल के बाद ही वीज़ा मिला और अब प्रिया जोधपुर पहुंच चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट नक्षत्रपाल सिंह के साथ मनीष भट्टाचार्य, न्यूज नेशन, जयपुर। लोक आस्था का महापर्व छठ आज संपन्न हुआ। पर्व के आखिरी दिन आज लाखों श्रद्धालुओं ने उदयमान सूर्य को अर्घ दिया। 4 दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ आज खत्म हुआ। नहाए खाए से शुरू हुआ ये पर्व उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ खत्म हुआ। नहाए खाए, खरना, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ और फिर उदयमान सूर्य को अर्घ। आस्था, श्रद्धा, अनुशासन, पवित्रता और नियम, इस पर्व में इन सभी का समावेश है और यही कारण है कि ये पर्व और खास और महत्वपूर्ण बन जाता है। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना।